ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार सत्य प्रकाश। पिछले महीने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अलग अलग धार्मिक संगठनों और पब्लिक एट लार्ज से लोगों से भी इस बात पे विचार मांगे हैं कि क्या भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को इस बात के लिए समझाने की कोशिश की है कि क्यों ये चीज इतनी आवश्यक है और हमारे देश में क्यों समान नागरिक कानून और समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि ये समय आ गया है जब देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये समान नागरिक संहिता के बारे में बहुत ही विचार किया था और उसको संविधान के दायरे में रखने के बारे में भी बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन अंत में ये निर्णय हुआ कि इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के उसमें चैप्टर में रखें। यानी सरकार को ये एक तरह से आग्रह किया गया, सरकार यानी आने वाली किसी भी सरकार को, वो इसमें जल्द से जल्द देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दे। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इस पर भी पिछले 70 साल में लगातार बहस भी हुई और विभिन्न सरकारों की ओर से कोशिशें भी हुई, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। राजनीतिक मुद्दा इसलिए बना दिया गया क्योंकि इसमें एक विशेष वर्ग के मन में ये डर डाल दिया गया कि ये अगर देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया तो जो आपका अपना कानून है, शरिया कानून है, जिससे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, उस पर ये एक तरह से उसको खत्म कर देंगे। अब देखिए, इसमें ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि भारत जैसे जितनी भी विविधताएं हैं इसमें, उसमें बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं और सबके पुराने अपने अपने एक तरह से मान्यताएं हैं। और वो मान्यताएं कोई आज की नहीं है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और उन मान्यताओं के आधार पर ही उनको जो व्यक्तिगत उनके मान्यता है उसकी सम्मान करते हुए सबको अपने अपने कानून बनाने के लिए उनके व्यक्तिगत कानून की छूट संविधान ने दी। तो सबसे पहले तो हिंदू कोड बिल बना। उसमें जितनी भी बातें हम करते हैं, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो तलाक की बात हो, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वो जायदाद का मामला हो, वो सब जो थे डाल दिए गए हिंदू कोड बिल में। लेकिन ये हिंदू कोड बिल जो था, यानी जो संविधान की परिभाषा हिंदू की है, उसमें इसमें जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं। तो उनके साथ एक तरह से हिंदू कोड बिल के आधार पर वो सारी मान्यताओं को सम्मान मिलता रहा, जो आज तक भी अभी भी देश में लागू है। अब प्रश्न उठा कि जो भारत में मुस्लिम समुदाय है वो अपने पर्सनल लॉ में शरिया को मानता है और उनका मानना है कि शरिया का जो कानून है उसी से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है। तो उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक तरह से अलग से मान्यता मिली हुई है और मिली आ रही थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, जिसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल सिविल कोड का नाम दिया है, उसमें फिर क्या होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है और हिंदू कोड बिल, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। एक समान कानून देश में बनेगा जो सभी नागरिकों पर लागू होगा और सबके अपने अपने धर्म संप्रदाय के दायरे में आने वाले जितने भी व्यक्तिगत कानून हैं, जिनकी मान्यताएं हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो फिर नहीं होगी। तो इससे मुस्लिम समुदाय में शादी, तलाक और जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं, इसके जो उनके अपने अलग कानून हैं, मान्यताएं हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, शरिया के अंदर, वो अब इस देश में अलग से लागू नहीं होंगी। ये एक मुद्दा है जिस पर इस समय देशव्यापी बहस चल रही है। एक चीज जो हम कहते हैं कि आर्टिकल जो धारा 44 है, जो अनुच्छेद 44 है संविधान में, जिसमें मूलतः इसकी चर्चा की गई है समान नागरिक संहिता की, कि इंडियन स्टेट को ये कहा गया है कि इंडियन स्टेट कोई कानून बनाएगा जो कि पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान होगा, वो समान नागरिक संहिता की बात कही है। लेकिन दूसरी चीज जो कि है, जिसकी आपने चर्चा भी की, कि अक्सर ये कहा जाता है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जिस पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वहां है, और इसलिए ये इसको बाध्यकारी नहीं, आप कोई कोर्ट में जाकर इसके लिए कोई आदेश लेकर सरकार से इसको लागू नहीं करवा सकता है। और इसके लिए जो अनुच्छेद 37 है उसमें हालांकि ये कहा गया है कि नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि किसी अदालत के आदेश से इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि राज्य की जो व्यवस्था है, जो गवर्नेंस,
उसमें इसकी काफी अहमियत है और सरकार के लिए ये लाजमी है कि कानून बनाकर इसको लागू करे। अलबत्ता कोई समय सीमा तय नहीं की गई। तो अब जो चर्चा हो रही है, जिसमें कि विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं लोगों से, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस पर चर्चा शुरू होनी चाहिए और उन्होंने लोगों को इस बात के लिए समझाने की कोशिश की कि क्यों ये चीज महत्वपूर्ण है। अभी जो चर्चा हो रही है उसमें कई जो लोग हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी विविधता वाला देश है तो कोई एक कानून कैसे लागू हो सकता है, या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग समुदायों में अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स हैं, तो उन कस्टम्स का क्या होगा। तो ये चीज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपसे इस पे राय लूंगा। वो ये कि जो समान नागरिक संहिता है उसमें दो हिस्से हो सकते हैं। पहले हिस्से में जो कि जिस समुदाय का आज व्यक्ति है तो अपने हिसाब से जो भी उसके रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उसको फॉलो करो, उस पर कोई मनाही नहीं होगी। और दूसरे में ये हो सकता है कि अगर जब उसकी शादी हो गई तो शादी जो भी विवाह होगा उसका पंजीकरण होगा, और पंजीकरण के बाद कोई पति है या पत्नी है या कोई पुरुष है या स्त्री है, किसी भी समुदाय का हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम और या ईसाई, किसी भी समुदाय का हो, उसके अधिकार समान होंगे और उसके ऑब्लिगेशन समान होंगे। तो ये चीज लाने की कोशिश हो रही है और यही चीज जो है कई बार लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या कहें कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इसको लेके लोगों में भ्रांतियां पैदा करें। तो इन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये मामला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया और ये कहा गया कि सरकार जो है वो इन पर कानून बनाकर जल्द से जल्द देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दे, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते लगातार सरकारों ने, खासतौर से एक दल की सरकार जिसने कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर अधिकांश समय राज किया, उन्होंने इसको अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय में ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश की कि ये तो जो अगर कानून बन गया तो जो बहुसंख्यक समाज है वो आप पर हावी हो जाएगा, और दूसरा ये आपका जो अपने शरिया के अंतर्गत आपके जो मान्यता हैं उनको भी खत्म कर देगा। अब उनका ये कहना है कि जो आप ये बातें कह रहे हैं कि शादी, तलाक, मेंटेनेंस, ये चीजें तो हम अपने धर्म के अंतर्गत भी कर सकते हैं, यानी हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत भी कर सकते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। लेकिन हमने देखा कि 3 तलाक वाला मामला जब तक सरकार कानून नहीं लाए, शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत इसका समाधान नहीं हो पाया। तो इसलिए ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है और उससे तनाव पैदा करने का भी कोशिश की जाती है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके नाते फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है हमारा, उसमें डरने की क्या बात है, लेकिन डर फैलाया जा रहा है। तो उन भ्रांतियों को दूर करने का एक ही रास्ता होता है कि उस पर देशव्यापी बहस हो, और जो आजकल चल रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस बहस को जब से प्रधानमंत्री ने अपने भोपाल के भाषण में शुरू किया तो राजनीतिक दलों में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है, और हम देख रहे हैं कि कई राजनीतिक दल तो खुलकर इसके समर्थन में आए हैं। और कांग्रेस पार्टी जो कि लगभग 100 साल पुरानी है, जिसने देश में अधिकांश समय राज किया, उसमें भी इस मामले में 2 मत उभर कर आ रहे हैं और कई उनके नेता खुलेआम इसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। लेकिन अधिकृत बयान कांग्रेस का ये है कि नहीं, पहले सरकार एक इसके संशोधन का या जो भी अध्यादेश बिल है उसका मसौदा हमारे सामने पेश करे, तब हम अपने टिप्पणी करेंगे। लेकिन मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो है, उन्होंने खुलकर इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश की एकता बनेगी, अखंडता बनेगी और किसी भी कमजोर वर्ग को इससे कोई नुकसान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, शिवसेना ने समर्थन किया है। तो अधिकांश दल जो नहीं भी अभी खुलकर समर्थन में आया, वो भी असमंजस में है कि इस तरह के बिल का जिससे देश की एकता बढ़ती है, अखंडता बढ़ती है, उसका विरोध कैसे किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही सार्थक बहस इस समय देश में चल रही है। लेकिन अभी भी लोगों को इसकी भावना को समझाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि इस पर सभी वर्ग जो है चर्चा करें। केवल लॉ कमीशन को अपनी सिफारिशें या अपने जो विचार देने से बात नहीं बनेगी, इस पर मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस पर एक देशव्यापी बहस हो और बहस के बाद जो कोई भी निचोड़ लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में सरकार को दे, उसके बाद फिर सरकार जैसा भी कानून लाना चाहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय देश एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मानसिक तौर पर तैयार है और एक सर्वानुमति बनती दिखाई दे रही है।
और इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दे पाएंगे। आपने जो चर्चा की उसमें एक चीज है कि जो संविधान में इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 44 में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इसके लिए पहले से अवेलेबल है। दूसरा, एक पॉलिटिकल मैंडेट की बात कही जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको बार बार लाती रही है और पिछले 2 चुनाव से उसको बहुमत मिलता रहा है, तो एक पॉलिटिकल मैंडेट भी है। तीसरी चीज जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने भी की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को इस बात की याद दिलाई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 44 का उसको पूरा कीजिए और इसके लिए कानून लाइए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, पॉलिटिकल मैंडेट और जुडिशियल मैंडेट है ही। अब जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की बात हो रही है, जिसमें कि आपने चर्चा की, कुछ विपक्ष के कुछ राजनीतिक दलों ने इसके समर्थन में बयान दिया है और कहा है कि ये होना चाहिए। एक चीज जो कि समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि आखिर कैसे इस बात का कोई विरोध कर सकता है कि सबको बराबर अधिकार मिले। ये तो एक सकारात्मक चीज हुई कि जिसको सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर संविधान ये कह रहा है या सरकार ये कह रही है और कल को अगर संसद ये कानून बना देती है तो इसका विरोध कोई कैसे कर सकता है। और खासकर इसलिए भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कह रही है कि ऐसा होना चाहिए तब इसको अदालतों में भी चुनौती देना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से वातावरण तैयार है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को आगाह कर चुका है कि आप इस बारे में कानून क्यों नहीं बनाते, लेकिन बात वही है कि सरकार किसी भी तरह से ऐसी जल्दबाजी में कानून लाकर ये एक तरह से धारणा नहीं बनने देना चाहते, जिस तरह की गलतफहमियां विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय में के मन में बिठा दी गई हैं कि ये तो जो बहुसंख्यक समुदाय है वो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर जा रहा है, इसलिए हमारे शरिया कानून को ये खत्म कर रहे हैं। अब ये बात जो है जितने पढ़े लिखे मुसलमान वो तो सब समझते हैं, लेकिन फिर भी मान्यता है। तो इस पर जब तक अच्छी तरह से सर्वानुमति नहीं बन जाती तो सरकारें ने भी जल्द नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। और ये जिस तरह से लॉ कमीशन ने सबसे एक तरह से उनके विचार मांगे हैं, तो सभी धर्मों के जितने भी धर्मानुयायी हैं, धर्मचारी हैं, धर्मगुरु, वो विचार देंगे और उसके बेसिस पर अगर देश में एक कंसेंसस बनती है तो सरकार फिर इस पर कानून बनाने में फिर हिचकिचाएगी नहीं। और हमें आशा करनी चाहिए कि बहुत जल्द ही देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा और उसके मैं समझता हूँ सभी वर्ग उसकी सराहना करेंगे। सबसे जो अभी रिसेंट में 2019 में जब सरकार को कहा कि आप यूसीसी लाइए, तब उन्होंने जो गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, जो पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 का था, उसको उन्होंने कहा कि इट्स अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए जो इसका विरोध कर रहे हैं, विशेष तौर से जो मुस्लिम समाज में जिस तरह से इसमें विरोध बनाया जा रहा है, वो उनका कहना है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 15 है वो हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, अनुसरण करने की इजाजत देता है। तो एक तरफ तो आप हमको आर्टिकल 15 में राइट टू रिलीजन देते हैं और दूसरी तरफ आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के तहत जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बना रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म तो है वो ये कहता है कि हमको अपना जो धर्म है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है यानी शरिया है, उस पर चलना है। दूसरी तरफ अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो फिर ये हमारे जो धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, उस पर ये एक तरह से अंकुश लगाता है। ये जो मुद्दा है इसको कुछ लोग पकड़ कर बैठे हुए हैं और इसी वजह से ही जो एक राजनीति इस पर हो रही है वो सारी राजनीति आर्टिकल 15 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बीच में ये चलती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उसका लाभ सभी को मिलेगा, ना कि किसी एक वर्ग विशेष को मिलेगा। लेकिन फिर भी राजनीति अपनी जगह है और बहस इसलिए जारी है और बहस सार्थक हो, उसमें से जो कुछ भी कंसेंसस निकले उससे मैं समझता हूँ देश को एक अच्छा कानून मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार सत्य प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल AIR ऑफिशियल पर सुन सकते हैं।